तो अनदर टॉपिक जो बहुत बेसिक हो सकता है डेली यूज़ में भी काम आए लोगों के, आपके आसपास में, जो कंज्यूमर केस की जब हम बात करते हैं कि कोई डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस किसी ने कर दिया, आपने किसी से गुड्स लिया वो अच्छा नहीं मिला, किसी से सर्विस ली वो सही से नहीं करी, ठीक है, कुछ कुछ बाय किया वो अच्छा नहीं मिला, वो डिफेक्टेड मिल गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आती हैं। as soon as you receive some services or goods from somebody and they turned out to be deficient, है ना, तो आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करते हो। अगर वो कॉल से, मैसेज से या कंप्लेंट से वो नहीं रिजॉल्व कर रहे हैं, मेल से कर रहे हैं, तो एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल बने हुए हैं जहाँ पे आप केस डाल सकते हो, अपनी रेमेडी ले सकते हो, उनको कंपेल कर सकते हो टू डू सर्टन थिंग्स, जैसे बाकी कोर्ट्स में करते हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट्स की अलग कोर्ट्स बनी हुई हैं, अलग फोरम्स बनी हुई हैं जहाँ पे ये सब डील किया जाता है, ठीक है। तो ये अगेन देखो, ड्राफ्ट्स अगर आप जब स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो ड्राफ्ट्स में कुछ फ़र्क अलग डिफरेंट नहीं है, सारे होते फैक्ट्स ही हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत लॉ आ जाता है, वो लॉ पढ़ के देख के सीख के ही समझ आता है, ठीक है। तो जैसे ये है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम क्या करते थे, बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट नॉर्मल जज का कर देते या डिस्ट्रिक्ट जज कर देते थे या एमएम कर देते थे। अब क्या आ गया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, कंज्यूमर कंप्लेंट, कंप्लेनेंट का नाम और कंपनी। इसमें जैसे हमने वीआई यानी वोडाफोन आइडिया के अगेंस्ट केस किया था एक कंज्यूमर का। फैक्ट छोटे से बता देता हूँ। फैक्ट ये थे कि एक हमारे पास एक सिम थी नज़मा बेगम के नाम से, ये हमारी क्लाइंट है। इनके पास एक वीआईपी नंबर था विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड। उसकी वैल्यू लगभग 2-2.5 लाख रुपए होगी, वो उस कॉस्ट का वीआईपी नंबर था। तो कोरोना के टाइम पे नज़मा जी ने क्या करा, वो सिम को पोर्ट करा किसी और सिम में पोर्ट करवाने के लिए, किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोर्ट करवाने के लिए। तो उस दौरान वो सिम पोर्ट नहीं हुई, और सिंस कोरोना ऑनगोइंग था तो ये उस पर एक्शन नहीं ले पाए कोई भी। तो जब इन्होंने इसको फॉलोअप लिया, जब कॉल करी, मेल्स करे, मैसेजेस करे, तो ये निकल के आया कि वो जो सिम है आपकी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये नंबर हमारे पास वोडाफोन आइडिया के पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहली स्टेटमेंट उनकी ये थी। दूसरी ये थी कि ये नंबर एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन ये नंबर किसी और को इशू हो गया है, या फिर ये नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा लेकिन आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, दैट इज लगभग 1.5-2 लाख रुपए। वो हमसे उल्टा मांगने लग गए कि अगर ये आपको नंबर, ऑल्दो ये नंबर हम ऑलरेडी 9-10 साल से पहले से चला रहे थे ऑन रिकॉर्ड। तो ये एक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस थी। तो बीइंग अ कंज्यूमर, मैं उस नंबर को बहुत सालों से चला रहा था या चला रही थी। तो मेरा ग्रीवियांस ये था कि वो नंबर मेरे को वापस मिलना चाहिए, क्योंकि वो मेरा नंबर है, आपने उसे बंद कर दिया, उसे पहले मना करा कि वो आपके पास नहीं है, फिर आप बोल रहे हो कि वो हमारे पास है, लेकिन वी विल सेल इट टू यू एट दिस अमाउंट। तो ये ग्रीवियांस था जो हमारा वोडाफोन से था, ठीक है। तो नॉर्मली हम कंज्यूमर कंप्लेंट, जो कंज्यूमर हमारा जो एक्ट है, बेयर एक्ट है, उसके हिसाब से सेक्शन 12 में हमने कंप्लेंट डाली। और बहुत बेसिक, ये तो देखो कंज्यूमर, लेबर, इन सब के मैटर ना बहुत बेसिक होते हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता इसमें। ये जो फोरम्स चल रही हैं वो इस तरह से चल रही हैं कि कोई भी नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान भी अगर आए तो वो इनको अप्रोच कर पाए इंडिविजुअल लेवल पे भी, इफ़ इज़ थोड़ा बहुत भी केपेबल, है ना। लेबर में भी जैसे मैं बात करूँ, लेबर में भी क्या होता है, लेबर में अभी आपको एडवोकेट्स की एज सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी जा सकते हो, कंप्लेंट या तो आप ड्राफ्ट करवा सकते हो या खुद ड्राफ्ट कर सकते हो, हैंड रिटर्न दे सकते हो, वो भी फाइल कर दोगे, वो भी चल सकती हैं, चलाई जा सकती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कंज्यूमर या फिर कह लो लेबर ओरिएंटेड कहीं ना कहीं वो होते हैं। तो इन ये प्रोसीजर्स को थोड़ा सा इजी बनाया हुआ है सो दैट एनी कंज्यूमर कैन कम एंड फाइल और अपना रेड्रेसल वो ले सके, ठीक है। मेमो ऑफ पार्टीज सेम हर केस की तरह। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पिछले वाले एक वीडियो में बताया था कि कंपनी को जब आप बनाते हो तो उसके डायरेक्टर्स को भी पार्टी बनाते हो, तो इस तरह से हमने इनको डायरेक्टर्स को भी ले रखा है, ठीक है। अब ये हमारा ड्राफ्ट स्टार्ट हो गया। देखो ये ड्राफ्ट आपको बाकी ड्राफ्ट से बहुत बेसिक दिखेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा होता भी नहीं है। तो ये हमारे फैक्ट्स हैं जिसमें हम इतना बोल रहे हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। हमने एक सर्विस ली, एक सिम ली,
that the complainant is a victim of a gross deficiency in service and unfair trade practice of the by the opposite party who have grossly failed to perform their duties. ठीक है, इस तरह से चल हमने बताया कि क्या क्या हुआ हमारे साथ, फिर ये ग्राउंड्स आ गए, फैक्ट्स आ गए, दैट द अपोजिट पार्टी नंबर 1 इज अ टेलीकॉम कंपनी के बारे में बता दिया, ठीक है, उनके डायरेक्टर्स के बारे में बता दिया, कंपनी क्या करती है, डायरेक्टर्स कौन है, डे टू डे बिजनेस है उनका, complainant that the complainant has been a valuable consumer of opposite party number 1 company for the last 9-10 years, availed service through a prepaid mobile number purchased by the complainant in her name issued by the opposite party of your operator VI, enjoyed the same for years. ठीक है, ये फैक्ट्स बता रहे हैं हम. दैट द कंप्लेनेंट मेड अ पोर्टिंग रिक्वेस्ट ऑन 27 नवंबर 2022 अपोजिट पार्टी ऑफ द पार्टीज ऑफ द नंबर डाल दिया था फॉर फ्रॉम VI टू VI उत्तर प्रदेश. तो हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट सर्कल चेंज कर रहे थे, VI दिल्ली टू VI उत्तर प्रदेश कर रहे थे. ये हमारा पोर्टिंग रिक्वेस्ट हमने डाला था. फ्रॉम द नेम ऑफ मिसेज नाजमा बेगम टू नदीम अहमद, ये हमारा ग्रीवियांस था बेसिकली. दैट द सेम वाज proceeded as per company's norms and procedure. Thereafter, for the same, a new SIM card was given to the complainant for one of their VI outlet from one of their VI outlet in Gajraula, Uttar Pradesh, and assured our client that it will be activated within a few days, provided the same number ported VI Uttar Pradesh circle, but never activated even though several visits were made. तो पोर्टिंग रिक्वेस्ट डाल दी, हमारे पास नई सिम भी आ गई, लेकिन वो नंबर कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ. ये फैक्ट्स हैं. देन फिफ्थ पैरा में देखोगे, ये डेट के पास दे रखा है कि वो जो रिक्वेस्ट थी रजिस्ट्रेशन फेल आ गया, ठीक है. द स्टेटस नेवर चेंज्ड सेवरल टाइम्स टोल्ड द कस्टमर सर्विस. हमने फिर जो ये ग्रीवियांस के बाद हमने बहुत बार ये अप्रोच करा थ्रू मेल, थ्रू मैसेजेस, थ्रू कॉल्स कस्टमर केयर्स को, बट हमारा जो ग्रीवियांस था वो सॉर्ट नहीं हुआ. दैट देयर आफ्टर द कंप्लेनेंट मेड सेवरल कॉल्स टू वोडाफोन यूपी कस्टमर केयर. वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव सजेस्टेड द कंप्लेनेंट टू विजिट नियर बाय स्टोर ऑफ द to the her SIM replaced as it got damaged, upon which the complainant visited the Amrola. तो बेसिकली क्या कर रहे थे, यूपी वोडाफोन वाले और दिल्ली वोडाफोन वाले एक जगह चक्कर कटवा रहे थे बस. तो ये एक और प्रॉब्लम थी कि कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे थे, ना कोई सॉल्यूशन निकल के आ रहा था, जिसकी वजह से हमें कंज्यूमर कंप्लेंट डालनी पड़ी. दैट द कंप्लेनेंट कुड नॉट विजिट द प्रेजेंट स्टोर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस. हम स्टोर विजिट नहीं कर पाए. देयर आफ्टर इन May 2021 our client visited the parent store Vodafone Delhi but no satisfactory response was given. ठीक है, तो अब क्या हुआ आगे, to the utter shock of the complainant approached opposite party and grievance filed a complaint through email. हमने फिर ऑब्वियसली ईमेल डालना चालू करा, अपने रिकॉर्ड्स इकट्ठा करना चालू करा, ताकि हम जब केस अप्रोच करें इधर कोई रिड्रेसल निकल जाए थ्रू मेल, थ्रू कंप्लेंट्स. वो नहीं हुआ. पहला कोर्स ऑफ एक्शन यही रहता है. फिर थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स कोई रिड्रेसल नहीं आया. फिर हमने उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करा, मेल वेल डाले, फॉलोअप्स लिए. तो अब ये 9th पैरा जो देखोगे ग्रीवियांस का, दैट इन रिप्लाई टू द अबव सेड कंप्लेंट बाय ईमेल डेटेड 30/6/21 रेफरेंस नंबर यू द अपोजिट पार्टी आस्क्ड कंप्लेनेंट टू पे अ सम ऑफ ₹2 lakh फॉर एक्टिवेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड नंबर व्हिच अपैरेंटली वाज बीइंग यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स बाय द कंप्लेनेंट. समझे, नंबर बंद कर दिया, नया नंबर इशू कर दिया, लेकिन वो नंबर अब हमें खरीदना पड़ेगा 2 लाख रुपए का. ये उन्होंने ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न्स बना दिए. ठीक है. इट इज सबमिटेड दैट एट फर्स्ट इट हैज बीन डिनाइड. तो ये क्या था, पहले मना कर दिया कि सिम है ही नहीं ऑन रिकॉर्ड ईमेल पे, फिर बोल रहे हैं कि नंबर है लेकिन हम 2 लाख रुपए का देंगे, हमारा ही नंबर हमें बेच रहे हैं. तो दिस वाज द ग्रीवियांस बेसिकली. हमने लीगल नोटिस इशू करा. अगेन लीगल नोटिस इज नॉट अ मैंडेट, बट आपको कर देना चाहिए, हो सकता है उससे इश्यूज कुछ रिजॉल्व हो जाते हैं कभी कभी. लीगल नोटिस इशू करा, ठीक है. उसके बाद हमने सारे फैक्ट्स डाले, ये हमारी कंप्लेंट हो गई. क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं थे, बहुत छोटी चीज़ें थी, ग्रीवियांस भी बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ग्रीवियांस था, तो ये हमारी कंप्लेंट बन के रेडी हो गई. प्रेयर में हमने क्या डाला, डायरेक्ट द अपोजिट पार्टी टू नॉट टू इशू द सेम नंबर. तो हमारा ग्रीवियांस क्या था, हमें नंबर चाहिए था, तो हमने कोशिश करी कि वो नंबर कहीं इशू ना हो किसी और को. दूसरा कॉम्पनसेशन, डायरेक्ट द अपोजिट पार्टी टू रीअलॉट द अबव सेड नंबर इन द नेम ऑफ नाजमा बेगम और पे एन अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू व्हाट अपोजिट पार्टी. सो या तो नंबर दे दो, या जो 2 लाख रुपए जो तुम मांग रहे हो वो हमें दो नंबर के अगेंस्ट, है ना, कुछ तो हम मांगेंगे.
फिर कॉम्पनसेशन, फिर 50,000 रुपये डैमेज, टॉर्चर, ये सब जो हम बेसिक डालते हैं। उसके बाद एफिडेविट। तो उसके बाद अपना जैसा हर केस में जाता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी आईडी प्रूफ और जो आपका ईमेल्स वगैरह हैं, पोस्टल रिसीट्स हैं, फॉलोअप्स हैं, जितना भी जो भी रिकॉर्ड है वो आप लाओगे। तो ये कंज्यूमर का ड्राफ्ट इज़ दी ईजीएस्ट एंड बेसिक ड्राफ्ट। कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ डिस्प्यूट्स भी ऐसे होते हैं, जैसे इंश्योरेंस के डिस्प्यूट्स हो गए, जहाँ पे आपको इंश्योरेंस नहीं मिला, आपका इंश्योरेंस क्लेम है जो कैंसिल कर दिया गया किसी भी रीज़न से, तो वो भी हैं। मगर ये समझाने के लिए दिस वाज द इजीएस्ट ड्राफ्ट, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई बहुत छोटा सा डिस्प्यूट है, सिम का डिस्प्यूट है, मगर आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करते हैं, किन मैटर्स में करते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज। फाइलिंग के लिए कुछ नहीं होता, इसको प्रिंट अगेन हर कोर्ट की तरह प्रिंट मारना है, फाइल में लगाना है, और हर फोरम का, हर कोर्ट का अपना अपना तरीका होता है। इसका भी अपना एक तरीका है, आप जाओगे उसको तरीके से फाइल करोगे, वहाँ पे पूछोगे किस किस तरह से कोर्ट फीस लगेगी, पोस्टल ऑर्डर लगता है इसमें कुछ एक वैल्यू के हिसाब से, बट इसमें नहीं लगेगा इसमें क्योंकि छोटी वैल्यू है। तो ये आपका केस फाइल हो जाएगा, और फिर हर ट्रायल की तरह एक ये ट्रायल भी चलता है, कुछ अलग नहीं है, जैसे बाकी ट्रायल चलते हैं वैसे ये चलता है सिविल का, जैसा मैंने हर वीडियो में बताया ठीक उसी तरह, और उस तरह से ही फिर आगे प्रोसीड होगा। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जैसे कंज्यूमर की बात है तो कंज्यूमर से एक आ जाता है, जब हम पब्लिक एट लार्ज की बात करते हैं, जब कोई ग्रीवियांस होता है तो ग्रीवियांस की जब हम बात करते हैं, तो एक आपने सुना होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुनी होगी। तो एक वो भी एक चीज़ है जब पब्लिक एट लार्ज किसी भी चीज़ से अफेक्टेड होती है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्डर से हो, या कोई ऐसा लॉ आ गया हो, या कुछ ऐसी चीज़ जैसे आपके आसपास कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रही हो बाय गवर्नमेंट या फिर किसी भी ऐसी अथॉरिटी से जो आपको पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट कर रही हो, ठीक है। तो आप क्यूमुलेटिवली मिल के लोग सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हो टू गेट दैट ऑर्डर स्ट्रक डाउन, या फिर कुछ उसके लिए उसके अगेंस्ट रेमेडी लेने के लिए, जो कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एक ग्रीवेंस होना चाहिए सबका मिला करके, एक साथ रख करके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे दूं कि जैसे एग्ज़ाम्स जैसे कंडक्ट होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी या कुछ ऐसा चीज़ आ जाती है जिसमें से बच्चे एट लार्ज अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, सारे मिल के PIL डाल सकते हैं रादर देन गोइंग एज इंडिविजुअल। और वो PIL क्यूमुलेटिव है, काफ़ी सारे लोग हैं तो वो सुनी जाएगी, उस पर हो सकता है रेडरेसल मिल जाए। उस तरीके से आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। तो वो बेसिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक होता है, एट लार्ज होता है, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आप अप्रोच कर सकते हो। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर PIL टू डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आई होप ये मैटर और डिस्प्यूट समझ आ गया हो आपको। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, ये बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, आप कंज्यूमर हो, अफेक्टेड हो, सीधा कोर्ट को अप्रोच करो। मगर मैं अगर प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में भी आऊँ तो क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आप मान लो आपने कोई 10,000 रुपये की चीज़ खरीदी और उसमें कुछ डेफिशिएंसी निकल गई, आपका वारंटी पीरियड है लेकिन आपको रेमेडी नहीं मिल रहा है, टीवी आपने लिया वो ख़राब हो गया, वारंटी नहीं मिल रही, अवेल नहीं हो पा रही है, कंपनी नहीं दे रही है। तो कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं कि 10-12 हज़ार के, कि आप भी रिलक्टेंट हो जाते हो कि मैं यार कोर्ट जाऊँगा, केस फाइल करूँगा, उतनी तो मेरी एडवोकेट की फीस लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो लग जाएगी, 2-4 साल निकल जाएंगे। तो देखो वो एक अलग चीज़ें हैं, मगर हम यहाँ से बात करने बैठेंगे किस तरह से आप केस के लिए एलिजिबल हो, केस बन सकता है, डल सकता है, और आप अप्रोच कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट को किसी भी चीज़ के लिए। थैंक यू।